यूपीएससी 2026 के उम्मीदवारों, यही आपका सही समय है जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है और सिलेबस बहुत विशाल है। लेकिन सही रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। स्वागत है आपका अल्टीमेट स्ट्रेटजी मास्टर क्लास 2026 के लिए। मैं प्रताप सिंह, और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एकदम सटीक तरीके जिससे आप इस परीक्षा को सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत, तो आइए शुरू करते हैं 2026 के एक स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल बताऊंगा, 10 रूल्स बताऊंगा। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपको सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता, अगर आपने ये 10 फॉलो कर लिए। अच्छा, ये मैं आपको और बता देता हूं कि ये वाली वीडियो आप अपने डाउनलोड करके प्लेलिस्ट में या कहीं पे भी रख लेना और डेली इस वीडियो को सुन लेना, या फिर आप यूट्यूब से सुन लेना, क्योंकि ये बात आपको, ये जो 10 रूल है ना, जो 10 रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको लगातार याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार आपका मन करेगा भटक जाने का। लेकिन जब जब आप इन्हें सुनेंगे, अगर आप इन पर विश्वास करते हैं, इन्हें आप अगर सुनेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, अल्टीमेट तैयारी के लिए, सक्सेस के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं। और हमारा जो पहला पॉइंट है वो है यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी सिलेबस डिकोड। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है अपनी इस तैयारी में, अब आप बिगिनर हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, बीच में पहुंच चुके हैं, या फिर एकदम आप एडवांस में हैं, लास्ट स्टेज है आपका, तो भी आपके लिए यह स्ट्रेटजी कार्य करने वाली है। ये 10 रूल्स सब पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है यूपीएससी का सिलेबस डिकोड करना है। डिकोड करने का मतलब यह है कि आपको एक एक लाइन यूपीएससी के सिलेबस का याद होना चाहिए। क्लियर है? आपको यूपीएससी के सिलेबस का एक एक लाइन याद होना चाहिए। अब जब यूपीएससी के सिलेबस को हम बात करते हैं तो हम इसको प्रीलिम्स प्लस मेंस इनमें ब्रेक डाउन करते हैं। अब क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर क्या है, प्रीलिम्स के अंदर है 2 पेपर, सीसेट 1 जिसे हम जीएस बोलते हैं, और सीसेट 2 यानी कि जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग वगैरह आती है। और इसके अंदर आपको जनरल स्टडी के विषय आते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, ज्योग्राफी आएगा, एनवायरमेंट आएगा, इस तरीका के विषय आएंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपको मैथ्स आएगा, इसमें आपको रीजनिंग आएगी। ठीक है, इनके प्रश्न ज्यादा आएंगे, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बाकी लॉजिकल रीजनिंग ये सारा कुछ आने वाला है इसमें। क्लियर? उसके बाद आता है मेंस का। तो मेंस के अंदर क्या आएगा, जीएस के 4 पेपर आएंगे 1 to 4, और आपका ऑप्शनल आएगा। और क्या आएगा इसके अंदर, आपके पास इसके अंदर आएगा एसे, और एक आएंगे 2 क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, ये आएंगे। अब आपको क्या करना है कि जीएस के 4 पेपर प्लस अपना जो ऑप्शनल है, आपका जो भी आपने बनाया हुआ ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल का आपको सिलेबस याद होना चाहिए। देखिए, जीएस 1 to 4 ये आपको मेंस का है, प्लस एसे। अब एसे का ऐसा कोई खास सिलेबस नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि टॉपिक दिए गए हैं, कि जैसे साइंस एंड टेक का हो गया, अमूर्त विषय जो होते हैं, जिसमें फिलॉसफी से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उस पर जो है ऐसे पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक पर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटिकल किसी विषय पर जो निबंध लिखने के लिए आ सकता है, तो इस तरीका से। लेकिन आपको जीएस के 1 से 4 इनका सिलेबस एकदम याद होना चाहिए, प्लस अपना ऑप्शनल, जो ऑप्शनल आपने बनाया है उसका सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। सेकंड, आज का सेकंड पॉइंट है डिकोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज। आपको दूसरा कार्य क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको आपको डिकोड करना है। अब प्रीवियस ईयर का पेपर वही, फिर आकर इसको हम किस तरीके से
डिवाइड कर लेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो आता है कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं होते, लेकिन हमको प्रीलिम्स और मेंस। अब प्रीलिम्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो सीसेट है उसके पेपर, उनके पीवाईक्यूज और प्लस जो जीएस का है और जो सीसेट, वैसे तो पहले वाले को भी सीसेट ही बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसके जितने भी आए हुए पेपर हैं कम से कम टॉप 10 ईयर्स के, वाकई अगर आप हिस्ट्री जैसे विषय को अगर आप देखते हैं तो आप 1979 से, मैं तो कहता हूं कि अगर पूरा साल आपके पास है तो 1979 तक का क्वेश्चन पेपर आपको होना चाहिए। और जब आपका एग्जाम हो तो लगभग टॉप 10 ईयर्स का आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन पेपर आपके होने चाहिए, एकदम याद होना चाहिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे। इसी तरीका का मेंस में भी आपको चारों पेपर यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इस तरीका से आपको चारों पेपर का पीवाईक्यूज आपको होना चाहिए। अब मेंस का कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि 2013 से लेकर के और टिल ईयर, यानी कि अगर आप 2025 में हैं तो 24 तक का आपके पास है तो वो आप देख लेना। तो ये होना चाहिए। तो आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, उसको अच्छे से करना है, क्लियर है। हो सके तो आप उसका नोट्स भी तैयार करें। जब आप पहली बार पढ़ते जाएंगे तो उनमें से कुछ कुछ नोट्स भी तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वही रिपीट होते हैं हमेशा। अगर आप कुछ ऐसे विषय छोड़ दें जो बहुत ज्यादा करंट अफेयर बेस है, जैसे कि आपका साइंस एंड टेक का हो गया या आपका इकोनॉमिक्स का भी है, कुछ पोर्शन आएगा उसमें, तो ऐसे विषय को छोड़ करके अगर आप देखते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते नजर आएंगे। आज का जो तीसरा पॉइंट है वो है बुक लिस्ट। जब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास में कौन सा बुक होना चाहिए, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया हुआ भी है, दो तरीका का बुक होता है। एक होता है बेसिक जिसके अंदर हम बोलते हैं एनसीईआरटी, और दूसरा होता है एडवांस बुक, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा, जैसे राजीव अहीर सर का बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसी तरीका से आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर का बुक है। इसी तरीका से जितना भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको पढ़ना है, और बेसिक बुक्स, तो इनको आपको दो भागों में डिवाइड करना है। और जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप बेसिक बुक से करेंगे। अगर आप एकदम शुरुआती फेज में हैं अभी, कि आपने तैयारी अभी शुरू किया है, तब आप क्या पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है एकदम एनसीईआरटी से। अगर आपको तैयारी करते हुए कुछ समय हो गया है तो आप क्या करेंगे, मैं मान के चलता हूं एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ही लिया होगा, अगर फिर भी अगर आपको 2 से 3 साल भी हो गया है तो 6 से 12 तक नहीं पढ़ना है, 10, 11 और 12, अगर ये भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, 11 और 12 का आपको बुक पढ़ना है, चाहे तो आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या 3 साल से, क्लियर है। एडवांस बुक यानी कि एनसीईआरटी के बाद में एडवांस बुक स्टार्ट होती हैं और फिर इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा है तीसरा पॉइंट आज का। तो तीसरे में आपको बुक लिस्ट डिसाइड कर लेना है कि भाई मेरे पास में ये बुक होंगी और इन बुक्स से ज्यादा मुझे कोई भी बुक और नहीं पढ़नी है। अब जैसे कि इसमें आपको बहुत सारे इशू आएंगे कि कुछ ऐसे विषय हैं जहां आपको हिंदी मीडियम की बुक नहीं मिलेगी, जैसे कि एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, तो उस तरीका की बुक नहीं मिलेगी जिस तरीका की इंग्लिश मीडियम में है। अब कहोगे कि अब तो सर सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा अंतर आज के समय में तो रह नहीं गया है जब से ये इंटरनेट और जब से चैटबॉट का जमाना आया है। नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट जो पेपर है उसमें वो इंग्लिश की टर्म को ही ट्रांसलेट करके देते हैं, यानी देवनागरी में लिख देंगे, और आपको हिंदी में जब आप पढ़ेंगे और वो आपको देवनागरी में लिखा हुआ मिलेगा वहां पर इंग्लिश का, तब आप समझ नहीं पाएंगे उतने प्रेशर में। तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं कि आपने हिंदी में बेशक पढ़ा है लेकिन वो इंग्लिश में आपको लिखा मिलेगा और गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं, बहुत ज्यादा विषय हैं, अब मानो हिस्ट्री है उसमें तो ठीक आपको मिल जाएगा, हिंदी में पर्याप्त आपको जो सिलेबस है, आपका जो रिसोर्सेज है वो मिल जाएंगे। लेकिन आज भी कुछ ऐसे विषय हैं, इकोनॉमिक्स जैसा विषय भी है कि जिसका आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप अपना जो है बुक डिसाइड कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, आज का जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है मीडियम, यानी कि
कौन सा मीडियम हमें एग्जाम के लिए रखना है। तो आप ये देख लें कि आपका जो लेखन है वो किसमें ज्यादा अच्छा है। यानी कि अब इसे आप कैसे जांच करेंगे, मानो ऐसा करें कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन लें या एक क्वेश्चन लें, उसे दोनों भाषा में लिखें। यानी कि क्वेश्चन एक है उसको इंग्लिश में भी लिखें और अपनी उस भाषा में भी लिखें जिसमें आप चाहते हैं कि भाई मैं इंग्लिश लूं या फिर अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी है वो मुझे लेना है। तो आपको आंसर लिखना है दोनों भाषा में, यानी हिंदी में भी प्लस इंग्लिश में भी, या जो भी आप रीजनल लेंगे प्लस इंग्लिश में। फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाना है जो उनका मूल्यांकन करे। तो जब वो उसे मूल्यांकन करेगा तो वो आपको बताएगा, अच्छा ये एक आंसर से नहीं 2-3 आप करके देखेंगे, तो जिसमें आप अपने विचारों को सही से बता पा रहे हैं, सही से प्रकट कर पा रहे हैं, सही से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वही आपका माध्यम होना चाहिए। और दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया कि भाई आप अपना जो लेखन जिसमें आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वही होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जो जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है वो भी आपका माध्यम हो सकता है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो 12th तक हिंदी मीडियम से होते हैं और 12th के बाद में जब वो बीटेक करते हैं या बीसीए करते हैं या कुछ भी करते हैं आगे, तो वो इंग्लिश मीडियम हो जाता है। यानी कि आगे जाकर के आफ्टर 12th वो इंग्लिश मीडियम में हो जाते हैं। अब उनके सामने बड़ी समस्या आती है कि मैं किस मीडियम को रखूं। तो आप इंग्लिश मीडियम रखें, क्योंकि ये आपका इस जो ग्रेजुएशन है उसमें ये इंग्लिश में ही आपने पेपर लिखे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप इंग्लिश में रखें। फिर भी अगर आप एक्सप्रेस करने में अपने आप को इतने सक्षम नहीं पाते जो यूपीएससी में आपको चाहिए, तो फिर आप बेहतर है कि आप जो भाषा बोलते हैं, जो भाषा ज्यादा सुनते हैं, जिसमें आप सोचते हैं, वही भाषा आपका मीडियम होना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा ही बहुत सारे लोग और मानते हैं कि मीडियम वही होना चाहिए जिसमें आप सोचते हैं, जिसमें आप बात करते हैं, या जो आपके परिवार में लोग बोलचाल में भाषा का प्रयोग करते हैं आपके समाज में, वही आपका मीडियम होना चाहिए। तो ये नहीं है कि मैं कौन सा मीडियम रखूं, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा मीडियम रखूं। तो आप जो है या तो इंग्लिश रखें या तो हिंदी रखें या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज रखें, लेकिन बात याद रखें कि जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। एक तो जो मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में रहा हो, या फिर यह है कि भैया जिसमें भी आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो वही आपका जो है मीडियम रहने वाला है। अब आगे चलते हैं। आज का जो 5th पॉइंट है वो क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, अब बात आती है कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे करें, यूज उसको कैसे करें। आप जानते हैं कि आज के समय में आप सोशल मीडिया से बच तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब बात आती है कि फिर हम करें क्या, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये आपको, क्योंकि विज्ञान तो तलवार है, ये विज्ञान है तो ये तलवार है, आप इसका जो प्रयोग है वो बहुत समझदारी से करेंगे। अब जैसे कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जैसे फेसबुक है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ट्विटर है बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं जिसे एक्स बोलते हैं, इंस्टाग्राम है इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पर ऐसा है कि यूपीएससी का कुछ ज्यादा मटेरियल आपको मिलता है या वहां ज्यादा ज्ञान बिखरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो अच्छा वो डिलीट भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि आपके फोन में वो इनबिल्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब हर एंड्रॉइड और जहां तक है iOS में भी इनबिल्ट होता है, यानी कि आता ही आता है, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि YouTube को ज्यादा प्रयोग भी करते हैं हम अपनी स्टडी के लिए, तो अब आपके पास होगा कि हम मैनेज करें अपने आप को। तो इसमें क्या है, सोशल मीडिया में आप अपना मैनेज करेंगे। मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज ऐसे करेंगे कि आप अपना एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कि मुझे 2 से 3 घंटे, यानी कि अगर मैं 2 या 3 घंटे सोशल मीडिया से पढ़ाई कर रहा हूं तो उसका डबल यानी कि 6 घंटे मुझे ऑफलाइन पढ़ाई करना है। ऐसा प्रॉमिस अपने आप से करेंगे कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं तो उसका दुगना यानी कि 4 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। किससे? ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब या तो मैं बुक से पढ़ूंगा, या मैं आंसर राइटिंग करूंगा, या मैं मेमोराइज करूंगा, या फिर रिवाइज करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन इसका दुगना। अगर ये हमारा ऑनलाइन है तो ये हमारा ऑफलाइन है। समझ गए आप? तो अगर 2 घंटा इधर पढ़ रहा हूं तो 4 घंटा, यानी कि उसका डबल, हमेशा डबल करना। अगर जब ये बैलेंस बिगड़े तभी आपको सचेत हो जाना है। मैंने बता दिया वो तो आपको डिलीट करना, लेकिन ये यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पर काफी कुछ है आपका यूपीएससी के लिए सीखने के लिए, तो यूट्यूब आप कर सकते हैं
तो उसमें आपको ये बैलेंस बना के रखना। दूसरा क्या है, आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसी ऐप आती हैं जिनके अंदर आप इसे ब्लॉक करके रख सकते हैं, यानी कि एक ऐप आती है जिसके अंदर आप सारी ऐप को रख सकते हैं और फिर उसमें एक पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अब ये पासवर्ड डाल करके आप इसको ऐसा पासवर्ड डालें जो आपको भी याद ना हो, ऐसा पेज पर लिख लें और उसको कहीं दूर रख दें उठा करके, ताकि आप बार बार उसे यूज करने से बचें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो सोशल मीडिया है उसको अवॉइड तो आप कर नहीं सकते, खासकर यूट्यूब को। तो आप बेहतर होगा कि आप उसको मैनेज करें। और मैनेज कैसे करें कि ऐसा प्रॉमिस करें कि अगर मैं 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ता हूं तो उसका दुगना मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, यानी कि उसका डबल करके पढ़ना है या ट्रिपल करके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो आपने सीखा है उसे रिवाइज करो, उसको याद करना है, उसको मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है। तो इस तरीका से आपको इसे मैनेज करके चलना है। या फिर कुछ ऐप आती हैं जिसमें आप यूट्यूब वगैरह जितनी भी आपके मोबाइल में ऐप हैं जिन्हें बार बार आप खोलते हो, उसको इसके अंदर रख करके एक पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड को कहीं दूर रख देना कि मुझे अब 6 घंटे बाद ही ये खोल के देखना है, क्योंकि पासवर्ड याद नहीं तो आप खोल भी नहीं पाएंगे। क्लियर? पॉइंट आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, करंट अफेयर में हम एक तो न्यूज़पेपर और दूसरा आएगा आपका मैगजीन। अगर हम यहां पे इस तरीका से बांट लें इसे, तो दूसरे में आएंगे आपका मैगजीन। अब करंट अफेयर का जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या आएगा, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, अगर मैगजीन की बात करते हैं तो विजन आईएएस, ये ओके, ये वाला या तो विजन आईएएस, और आपको क्या करना है, योजना प्लस कुरुक्षेत्र। एक एक आर्टिकल पढ़ना है, वो पूरी पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी है, एक एक आर्टिकल पढ़ करके आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करने, देखो जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से मानो आपने 1 घंटा पढ़ाई की, या यूट्यूब से आपने कुछ भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो बेहतर होगा कि आप उसके नोट्स तैयार करें। अच्छा, जिस फॉर्मेट में आप नोट्स बनाएंगे उसी फॉर्मेट में आपकी आंसर राइटिंग भी होगी, ये याद रख लेना इस बात को। क्लियर है? तो करंट अफेयर में हमको 2 चीज फॉलो करके चलना है, न्यूज़पेपर और साथ ही साथ में मैगजीन। मैगजीन आपको मंथली आती है, ये विजन का है, और न्यूज़पेपर रोज। तो 1 से 1.5 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और इससे आपका जो करंट अफेयर है वो तैयार होता हुआ चलेगा, और जिसमें आप 1 से 1.5 घंटा में आप ऑफलाइन पढ़ लेंगे, और 10 से 20 मिनट का जो यूट्यूब पर बनाते हैं ना लोग, उसमें से किसी का भी एक का फॉलो कर लेंगे और उससे आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। देखो बिना नोट्स के मत पढ़ लेना, क्योंकि बिना नोट्स के जितनी भी तैयारी है सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम में नहीं जा सकता सब बेकार है, उसको वो सब माया है, उसका कोई मतलब नहीं। आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है, 7 पॉइंट है, वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये कब से करना है, अब मानो आपने तैयारी शुरू की है तो उसके कुछ समय बाद, यानी कि महीना बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद मैक्सिमम, तो 30 से 60 दिन के बीच में आपको अपनी तैयारी शुरू कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी बुक पढ़ने के बाद में आप तैयारी करेंगे, नहीं आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको करना क्या है कि एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है और उस टॉपिक से आंसर राइटिंग करना है। अब क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग और भी देख लेंगे, टॉपर्स कॉपी आप देख लेंगे, विजन आईएएस का जो वेबसाइट है वहां पर रखा हुआ। तो 3 भाग में आपको बांट करके आंसर करना होता है, जैसे इंट्रो हो गया, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रो में जो है सबसे बेहतर होता है कि आप जितने भी आंकड़े आपके पास हैं या डेटा जो भी है या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो आप उसके इंट्रो में ही लिख दें। इंट्रो बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद में बॉडी पार्ट्स, तो ये आप विजन आईएएस का जो ये वेबसाइट है वहां पे टॉपर्स कॉपी रखी हुई है, तो टॉपर्स कॉपी बार बार पढ़ें। टॉपर्स की जो कॉपी है उनको बार बार पढ़ें, एक डाउनलोड कर लें रोज, और उसमें से कुछ कुछ पढ़ते हुए चलते रहें आप। ठीक है, तो आंसर राइटिंग आपको 30 से 45 दिन के बीच में जब आप तैयारी शुरू करेंगे अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। ये मत समझना कि पूरा सिलेबस पहले मैं खत्म करूंगा फिर मैं आंसर राइटिंग करूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालें, उससे क्या होगा कि हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन आपका बन जाएगा, तो दिमाग जो सोच रहा है वही हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये वाली बात क्लियर है। तो जो आपको आंसर राइटिंग है इसकी जितनी जल्दी हो सके आपको प्रैक्टिस शुरू करना है, 30 से 45 दिन या 60 दिन मैक्सिमम, इसके बीच में आपको शुरू कर देना है। नेक्स्ट, आज का 8वां पॉइंट है कि जितने जो मॉक टेस्ट आते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट आपको लगाना शुरू करना है।
मॉक टेस्ट। अच्छा, जो हमने आंसर जो आपको टेस्ट सीरीज बताया है, वो कोई भी टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम्स के लिए भी हो सकती है और मेंस के लिए भी। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है ये, समझ गए। इसी तरीका से जो आपके आंसर राइटिंग यानी कि जो मॉक टेस्ट हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप आदत डालें कि दूसरे तीसरे दिन एक प्रीलिम्स का टेस्ट 20 से 25 क्वेश्चन का जरूर लगाएं, जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं, और सप्ताह में एक बार जो पूरा टेस्ट होता है ना वो लगाएं। चाहे आपके 10 नंबर आ रहे हैं, चाहे 20 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बैठने की आदत हो जाएगी, सोचने की आदत हो जाएगी, और 2 घंटे का अलार्म भर के ही आपको ये करना है। तो वो प्रैक्टिस में आप ढल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने की आदत डालनी है। अब ये क्या होगा, ये प्रीलिम्स के लिए भी होगा और मेंस के लिए भी, प्लस मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने सेक्शन बताया है कि सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाना है 20 से 25 क्वेश्चन का। मेंस का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको शुरू में तो एक एक क्वेश्चन आदत डालना है, लेकिन फिर इसी तरीका से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ये बढ़ाते जाना है। क्लियर। तो इसमें डेली कुछ ना कुछ आपको लिखने की आदत डालनी है, और नोट्स जो बनाना है वो उसी फॉर्मेट में बना करके चलना है जिस फॉर्मेट में आपकी आंसर राइटिंग होगी, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग उसी फॉर्मेट में होती है जिससे आप नोट्स बनाते हैं, ये भी याद रख लेना। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा करना है, तो या तो वीक में बना लेना कि वीक में सेक्शनल टेस्ट लगाना है प्रीलिम्स का, और मेंस के क्वेश्चन तो हमें रोज ही लिखने हैं। और हो सकता है कि वीक में हम बैठ करके धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन भी हम एक वीक में एक बार हम लिखना शुरू कर दें। क्लियर है। तो आज का 9th पॉइंट है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो बिना टाइम टेबल के आपको पढ़ाई नहीं करनी है। यानी कि आपके पास में हर सप्ताह का, यानी कि अगर आप वैसे भी नहीं रख सकते तो आपको हर वीक का एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। टाइम टेबल आपके पास हर वीक का। अब टाइम टेबल के अंदर क्या होगा कि आपको कौन सा विषय पढ़ना है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 विषय लेकर के चलेंगे, एक दिन में 2 विषय, इससे ज्यादा मत कर लेना, ठीक है। उसके अंदर आपके क्या टाइम टेबल के अंदर क्या होगा कि कितना टाइम तो हमें लर्निंग के लिए लेना है, यानी कितना सीखने के लिए लेना है। दूसरा होगा कि उसका रिवीजन के लिए कितना टाइमिंग होगा। तीसरा होगा कि भाई हमें आंसर राइटिंग के लिए कितना टाइम होगा। चौथा होगा कि भाई जो प्रीलिम्स और मेंस और जो इंटरव्यू तो खैर बाद में ही करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स में कितना टाइम देना है, किस विषय को कितना टाइम देना है, मेंस में कितना टाइम देना है, लर्निंग पर कितना, आंसर राइटिंग पर टाइम देना है। ये सारा का सारा आपका टाइम टेबल के अंदर होगा। रिवीजन कितनी बार करना है, कोई टॉपिक को कैसे समझना है, ये सब का सब आपके टाइम टेबल, एक एग्जॉस्टिक पूरा तरीका से एक विस्तृत टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। हर सप्ताह का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर हर वीक में एक टाइम टेबल बना करके आपको डाल दूं, ताकि आप उसे फॉलो कर लें। तो टाइम टेबल, एक विस्तृत टाइम टेबल आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो फिर पढ़ाई आपकी वैसे ही चलेगी, उठ गए हैं फिर कोई किताब हाथ में ले लिया है और पढ़ना शुरू कर दिया, इस तरीका से नहीं। पास में पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि इस सप्ताह में मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं, ये चैप्टर हमारे खत्म हो गए हैं। इस तरीका से आपकी लर्निंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो समय है वो निश्चित है, यानी कि आप कितने घंटा पढ़ाई कर सकते हैं ये निश्चित है। उसके बाद में आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, जितनी चाहिए वो भी निश्चित है। तो फिर आपके पास में बिना टाइम टेबल के पढ़ना तो यही है कि भाई आप सिर्फ कुछ नहीं है कि आप जैसा दिख रहा है वैसा चल रहे हैं, तो उससे आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो बेहतर होगा कि टाइम टेबल आपके पास जरूर होना चाहिए। और लास्ट वन क्या है, लास्ट क्या है, आपके पास में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो मार्गदर्शक है, यानी कि मार्गदर्शक जिसे हम बोलते हैं मेंटोर। मेंटोर यानी कि एक मार्गदर्शक आपके पास होना ही चाहिए। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपका लास्ट अटेम्प्ट है, कोशिश करना कि किसी के भी सानिध्य में रह करके ही अपनी तैयारी करना है। कोई भी हो, आपके बड़े भाई हो सकते हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया हो या जो इस एग्जाम के विषय में बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, कोई टीचर हो सकता है अपना, कोई भी अपना रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हो जो वास्तव में यूपीएससी को बेहतर जानता हो, यूपीएससी की कमजोरियां क्या हैं, यूपीएससी के लिए क्या क्या वीकनेस है तुम्हारे अंदर, वो सब कुछ का आकलन करे और आपके लिए एक टाइम टेबल, आपको समय समय पर सही गाइडेंस, आपके सामने जब भी कोई चुनौती आती है तो उसका आपको सही मार्गदर्शन दे पाए, आप समय समय पर सही से उससे बात कर पाए और वो आपको एक अच्छी सी रणनीति सुझा पाए। एक ऐसा व्यक्ति आपके पास होना ही चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको यूपीएससी के विषय में अच्छा खासा नॉलेज हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो,
8 से 10 साल का एक्सपीरियंस तो कम से कम है, मिनिमम है। तो ये सब उसके पास होना चाहिए, तभी आपका मेंटोर बन सकता है। और मैं आपको बताऊं, मैं भी इस चैनल पर आने वाले समय में एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर के आने वाला हूं। आप, हमारी ऐप है PRS ऑफिशियल, आप गूगल प्ले स्टोर पे इसे सर्च करेंगे PRS ऑफिशियल, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इस ऐप को जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। क्लासेस हम वहीं पे लेने वाले हैं, जितनी भी ये सब मेंटोरशिप की होंगी। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है, ये वाला जो है, आप इस वीडियो को बार बार सुने, इधर उधर नहीं भटकना है, बहुत ज्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, एक एक बुक रखना है, सिंपल रखना है अपने आप को, ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन है उससे बचाना है अपने आप को। और ये जो 10 रूल हैं, इनको आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना ही है। अगर हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप सफलता पाएंगे ही पाएंगे। अगर कोई और फैक्टर ना हो तो हो नहीं सकता कि आप सफलता ना पाएं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर इन सारे पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारें, और नहीं है तो उनको लाएं। जैसे मेंटोर नहीं है तो कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं भी यहाँ पे चलाने वाला हूँ, अगर कहीं आपको और पसंद आता है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपके माता पिता या आपका भाई बहन कोई है, वहां से भी ले सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, इसमें कोई भी किसी तरीका का कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लेकर के आऊंगा, उससे आप जुड़ेंगे। तो PRS ऑफिशियल, आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, बराबर में मैं लगा दूंगा, उसका लोगो भी आप देख लेंगे, ठीक है। और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे। तो उसी ऐप पर मैं जल्दी लेकर के आऊंगा, और हम जो है प्रोग्राम ला रहे हैं कि जहां पर हम ऑनलाइन लाइव रह करके आपके साथ में डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर का, जो भी 24 घंटे के अंदर करंट अफेयर रहा है, या फिर कुछ जो महत्वपूर्ण बात है, 40 से 45 मिनट डेली जो है मंडे टू फ्राइडे आपके साथ रहेंगे लाइव। तो फ्रेंड्स, आज एक ये महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाई है, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।